अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग जीआईटी की रिवीजन कर रहे थे और हमारा अगला टॉपिक है पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। इसमें अब 3 साइड्स ऑफ एनास्टोमोसिस होती हैं। सबसे पहली साइड होती है एसोफेगस में, जहाँ पर लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन जो कि पोर्टल वेन में ड्रेन होती है और एसोफेजियल वेन्स जो कि ज़ाइगस वेन्स में ड्रेन होती हैं। तो ये पोर्टल और सिस्टेमिक वेन्स का यहाँ पर एनास्टोमोसिस बन जाता है। अगर इसमें बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाए, यानी कि पोर्टल वेन में किसी तरह से हाइपरटेंशन हो गई है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगी एसोफेजियल वेरिसेस। उसके बाद नेक्स्ट साइट है अम्बलाइकस पे। यहाँ पर क्या होता है कि पैराम्बलाइकल वेन्स ने ब्लड लेकर जाना होता है इनटू दी पोर्टल सिस्टम, और एपिगैस्ट्रिक वेन्स ने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड लेकर जाना होता है। जब यहाँ पर बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा तो यहाँ पर बन जाएगा कैपेट मेडुसी। थर्ड साइट है एनोरेक्टल वेरिसेस की। यहाँ पर सुपीरियर रेक्टल वेन्स जो कि ब्लड लेकर जा रही हैं पोर्टल सर्कुलेशन में, और मीडियल और इंफीरियर रेक्टल वेन्स जो कि ब्लड लेकर जा रही हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इनका एनास्टोमोसिस हो रहा है और जब इनका बैक फ्लो ऑफ ब्लड होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएंगी एनोरेक्टल वेरिसेस। और इसमें एक ट्रीटमेंट होता है ट्रांस जगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, जिसमें हम पोर्टल वेन में और हेपेटिक वेन के दरमियान एक एनास्टोमोसिस बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड डायरेक्टली पोर्टल वेन से हेपेटिक वेन में चला जाता है और लिवर को बाईपास कर देता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि इसमें हेपेटिक एनसेफलोपैथी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अमोनिया की क्लियरेंस नहीं होती लिवर से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें है पेक्टिनियल लाइन। पेक्टिनियल लाइन को पेक्टिनेट लाइन को हम डेंटेड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये है एंडोडम हाइंडगट और ये है एक्टोडम, ये दोनों मिल रही हैं पेक्टिनेट लाइन पर। अब इसकी इस लाइन से ऊपर और नीचे जो इनर्वेशन है ना, वो डिफरेंट होती है। अब इसके ऊपर जो नर्व सप्लाई है वो होती है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से T12 टू L3, और जो नीचे है वो होती है सोमैटिक इनर्वेशन यानी कि पुडेंडल नर्व से S2 S3 और S4। ऊपर जो है आर्टेरियल सप्लाई सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से है और नीचे है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी से, और वीनस ड्रेनेज ऊपर है सुपीरियर रेक्टल वेन से और नीचे इंफीरियर रेक्टल वेन से, और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऊपर हो रहा है इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स में और नीचे हो रहा है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। अब इसमें जो है इंटरनल हेमराइड्स इस लाइन से ऊपर होंगे और एक्सटर्नल नीचे होंगे, और जो इंटरनल हेमराइड्स हैं वो पेनफुल नहीं होते क्योंकि उनकी विसरल इनर्वेशन होती है, जबकि एक्सटर्नल पेनफुल होते हैं क्योंकि उनकी सोमैटिक इनर्वेशन होती है। इसके अलावा एडिनोकार्सिनोमा इस लाइन से ऊपर होगा और जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और जो एनल फिशर्स हैं वो इस लाइन से नीचे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिवर का आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये है ग्लोब्यूल जो कि लिवर का मेन फंक्शनल यूनिट होता है। ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब इसका उन्होंने एक पार्ट जो है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है बड़ा करके। अब इसमें जो ब्लड है ना सेंटर में जा रहा है इनटू दी सेंट्रल वेन, और यहाँ से फिर ब्लड जाता है हेपेटिक वेन में। अब इसके कॉर्नर्स पे होते हैं हेपेटिक ट्राइड, जिसमें होती है हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, पोर्टल वेन की ब्रांच और बाइल डक्ट्यूल। अब जो लिवर है ना उसकी मेन ब्लड सप्लाई इन दोनों से होती है। मेन जो है 80% पोर्टल वेन से होती है और 20% हिपैटिक आर्टरी से होती है। पोर्टल वेन जो है जीआईटी से न्यूट्रिशनस ब्लड लेकर आ रही है, और जो हिपैटिक आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। ये दोनों यहाँ पर कंबाइन करके बना देंगी, इसको हम कहेंगे साइनोसाइड, और ये फिर जाके जो ड्रेन हो जाएगा ब्लड इनटू दी सेंट्रल वेन। उसके बाद बाइल डक्ट्यूल जो है ये बनती है हेपेटोसाइट से। ये ब्राउन कलर के जो हैं हेपेटोसाइट्स हैं, और हेपेटोसाइट की जो है ना वो जो दोनों के दरमियान में जो कैनेलिकुलर सरफेस है ना उससे बनती है ये बाइल डक्ट्यूल। हेपेटोसाइट्स जो बाइल बना रहे हैं ना वो इस डक्ट्यूल में ड्रेन करते हैं,
और फिर वो यहाँ से बाहर चला जाता है इनटू दी बाइल डक्ट। उसके बाद इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस होते हैं, ये जो ब्लू कलर के हैं साइनोसाइड में, जो कि मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को क्लियर करते हैं। और इसके अलावा इसमें होती है एक स्पेस ऑफ डिस, जो कि ये हिपैटोसाइट्स हैं, और ये एंडोथीलियल लेयर जो है साइनोसाइड की, इनके दरमियान में जो येलो सी स्पेस नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं स्पेस ऑफ डिस। और इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्टेलेट सेल्स। अब ये जो स्टेलेट सेल्स हैं ये करते हैं स्टोर विटामिन ए, और नॉर्मली ये डोरमेंट होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेट होते हैं ना तो फिर ये फाइब्रोसिस करते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना हिपैटिक फाइब्रोसिस होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। और ब्लड फ्लो इन दोनों का तो इस तरफ को हो रहा है ना, सेंट्रल वेन की तरफ, जबकि जो बाइल डक्ट ट्यूल है उसका ब्लड फ्लो और इसके अलावा लिम्फेटिक्स का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में होता है। अब आगे कुछ जोन्स हैं लिवर के, 3 जोन्स होते हैं, ये वाला फर्स्ट है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड है। अब ये जो है ना ये वाला जोन, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड जोन होता है, पेरिफेरल जोन, क्योंकि यहाँ पर से देखें हेपेटिक आर्टरी एंटर कर रही है, और यहाँ पर इस वजह से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जोन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है टॉक्सिन से और वायरल हेपेटाइटिस से, क्योंकि पोर्टल वेन जीआईटी से ब्लड लेकर आ रही है, जिसमें न्यूट्रिशंस भी हो सकते हैं, टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, ये भी सबसे पहले इसी जोन में आता है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट जोन है, जोन 2, ये इफ़ेक्ट होता है येलो फीवर में। और जो सबसे अंदर वाला जोन है सेंट्री लोब्यूलर जोन, ये सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है इस्कीमिया में, क्योंकि ये लीस्ट ऑक्सीजनेटेड होता है, जब तक यहाँ पर ब्लड आता है तो उसमें ऑक्सीजन कम रह जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिलियरी स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या है कि कोलेंजियोग्राफी जो है उससे हम फिलिंग डिफेक्ट्स देखते हैं गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल के। अब इसमें यहाँ से गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आ रही है, और लिवर से जो है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट आ रही है, ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, और ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ड्रेन करती हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। अब अगर कोई गॉल स्टोन यहाँ पर स्टक कर जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो है दोनों की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, और हमें रेडियोलॉजी पे मिलेगा डबल डक्ट साइन, यानी इसकी वजह से कोलेंजाइटिस भी हो जाएगा और पैंक्रियाटाइटिस भी हो जाएगा। और अगर कोई हेड ऑफ पैंक्रियास का ट्यूमर हो गया, मेनली यहाँ पर जो है ना डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होता है, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कॉमन बाइल डक्ट की, और गॉल ब्लैडर जो है वो एनलार्ज हो जाती है, इसको हम कहते हैं कोवेसियर साइन। अब इस साइन में ये होता है कि अगर गॉल ब्लैडर पाल्पेबल है ना किसी भी जॉन्डिस्ड पेशेंट में, तो वो इसका मतलब होता है कि वो गॉल स्टोन्स की वजह से नहीं है, उसकी कोई और कॉज हो सकती है, जैसे कि ट्यूमर, क्योंकि अगर गॉल स्टोन होगा तो उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी और इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फेमरल रीजन। फेमरल रीजन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट याद करनी होती है। अब इसमें जो है सबसे पहले फेमरल ट्रायंगल है। फेमरल ट्रायंगल जो है बनती है एडक्टर लॉन्गस, सार्टोरियस और इंग्वाइनल लिगामेंट से। उसके बाद इसमें आ जाती है फेमरल शीथ। फेमरल शीथ जो है वो जो है ना एक फेशियल ट्यूब होती है, जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर लो बिलो होती है इंग्वाइनल लिगामेंट। अब ये इस तरह की एक शीट होती है, ठीक है। अब इसमें हमने अरेंजमेंट याद करनी होती है वेन, आर्टरी और नर्व की। ये हम नेवल से याद कर सकते हैं कि सबसे लेटरल साइड पे लिम्फेटिक्स हैं, उसके बाद आर्टरी आती है, उसके बाद आती है वेन, और उसके जो सबसे मीडियल साइड पर होंगे लिम्फेटिक्स। और जो इसका सुपीरियर ओपनिंग, अब इसमें जो है ना फेशियल शीथ के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक तो सबसे लेटरल पे फेमरल वेन है, उसके बाद आर्टरी है, और यहाँ पर होगी फेमरल कैनाल। और जो फेमरल कैनाल है ना उसकी सुपीरियर ओपनिंग को हम कहते हैं फेमरल रिंग।
अब इसमें ये बात याद रखनी है कि फेशियल जो है ना शीथ, उसके अंदर नर्व नहीं होती, नर्व जो है वो इससे बाहर होती है। उसके बाद एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स का सीक्वेंस याद रखना है। इसमें सबसे पहले अंदर की तरफ होती है पेराइटल पेरिटोनियम, उसके बाद पेरिटोनियम के बाहर है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, उसके बाद ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया, और उसके बाद 3 मसल्स आते हैं, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक और एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक। अब एक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक जो है ना वो मिलके बनाते हैं कॉन्जॉइंट टेंडन। अब इसमें एक डीप रिंग होता है और एक सुपरफिशियल। जो डीप रिंग है ना ये बनता है ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया से, और यहाँ से जो है इनडायरेक्ट हर्निया राइज करता है, और जो सुपरफिशियल रिंग है वो बनता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से। अब यहाँ पर जो है ना इन सुपरफिशियल और जो डीप रिंग है ना उनके दरमियान में होती है इंग्वाइनल कैनाल, और इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट्स में मेल में डक्टस डेफरेंस होती है और फीमेल्स में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। इसके अलावा इसमें इलियो इंग्वाइनल नर्व और इंटरनल स्पर्मेटिक वेसल्स होते हैं। अब जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है जो कि इंग्वाइनल कैनाल में होती है, अब इसकी जो है ना वो 3 लेयर्स होती हैं फेशिया की, और ये हमने इसका जो है सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सी लेयर किस मसल से बन रही है। इस तरह से याद कर सकते हैं, एक्सटर्नल जो है फेशिया वो एक्सटर्नल से बनेगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक से। उसके बाद सेंटर में आता है क्रीमेस्टेरिक मसल और फेशिया, वो बनेगी इंटरनल ऑब्लिक से। और फिर जो सबसे अंदर है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, वो बनता है ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया से। उसके बाद इन्होंने हेज़लबैक ट्रायंगल बनाई हुई है, ये बनती है लेटरल पार्ट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और इंग्वाइनल लिगामेंट से, और यहाँ से जो है ना वो अराइज करता है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। उसके बाद हर्नियाज आ जाते हैं। हर्निया क्या होती है, कोई भी साइट ऑफ वीकनेस होगी एब्डोमेन में, और वहाँ से जो है ना पेरिटोनियम प्रोट्रूड कर जाएगी, और वहाँ पे इनकार्सरेशन भी हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अब इसकी टाइप्स में सबसे पहले स्पाइजीलियन हर्निया है। अब ये है हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है, और इसके जो साइड पर है ना यहाँ पर एक लाइन, ये इस लाइन को हम कहते हैं स्पाइजीलियन लाइन, इसके लेटरल साइड पे रेक्टस एब्डोमिनस के, और यहाँ पर जो एक कह लें कि फेशिया होता है उसको हम कहते हैं स्पाइजीलियन फेशिया। स्पाइजीलियन हर्निया इस फेशिया से अराइज करता है, और ये जो है ना वो मतलब, और ये ज़्यादातर जो है ना लोअर एब्डोमिनल वॉल में होता है, क्योंकि वहाँ पर रेक्टस शीथ जो है ना पोस्टीरियरली नहीं होती, और इसमें पेन हो सकता है, पाल्पेबल लंप, और इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में क्या होगा कि एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स जो है ना वो एंटर कर जाएंगे थॉरक्स में, और हमें बावल साउंड्स जो हैं वो चेस्ट में मिलेंगी। अब इसके इन्फेंट्स में क्या वजह हो सकती है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन की डिफेक्ट हो सकता है, और अडल्ट्स में जो है ना फ्रेनोएसोफेजियल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट, ये जो है ना डायफ्राम और एसोफेगस को लिगामेंट कनेक्ट कर रहा होता है, जब इसका डिफेक्ट हो जाता है ना तो स्टमक जो है ना वो थॉरक्स में चला जाता है, और ये इसको हम कहते हैं हाइटल हर्निया, यानी कि जो स्टमक है ना वो एसोफेगस के हाइटस से चला जाता है थॉरक्स में। अब इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक है स्लाइडिंग और दूसरी है पैराएसोफेजियल। अब स्लाइडिंग में क्या होता है कि ये सिंपली जो इसका कार्डिया है ना वो स्लाइड करके चला जाता है थॉरक्स में, और जो इसमें जंक्शन है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, ये भी ऊपर की तरफ चला जाता है, और इसमें इसको हम कहते हैं आवर ग्लास स्टमक, और ये गर्ड से एसोसिएटेड है, और ये सबसे कॉमन टाइप है। जो दूसरा है ना ये वाला पैराएसोफेजियल, इसमें क्या होता है कि
फंडस जो है ना वो चला जाता है थॉरक्स में, प्रोट्रूड कर जाता है और जिसकी वजह से ये बन जाता है। अब यहाँ कार्डिया जो है ना वो इस पार्ट को कहते हैं और जो फंडस है वो ये वाला पार्ट होता है। तो अगर कार्डिया स्लाइड करके चला जाएगा तो उसे स्लाइडिंग कह देंगे, अगर फंडस चला जाएगा ना तो उसको हम कहेंगे पैराएसोफेजियल। लेकिन इसमें जो है ना गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन वो नॉर्मल ही होगा, जबकि इसमें नॉर्मल नहीं होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का हमने ये मेन डिफरेंस याद करना है कि ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लेटरल होता है और डायरेक्ट जो है ना वो मीडियल साइड पर होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ने तो पूरे अपना कोर्स करके आना है ना, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया पहले डीप रिंग से गुजरेगा, उसके बाद इंग्वाइनल कैनाल से गुजरेगा और फिर सुपरफिशियल रिंग से गुजर के ग्राइन में आएगा। और इसकी वजह क्या होती है कि प्रोसेसस वेजिनैलिस का फेलियर हो जाता है, यानी कि टेस्टिस ने जो है नीचे आना होता है इन द स्क्रोटम इस थ्रू दी प्रोसेसस वेजिनैलिस और बाद में वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो ऑब्लिटरेट ना हो तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है। और ये मेनली जो है ये इन्फेंट्स में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है ये मेल्स में होता है और इसमें जो है ना स्पर्मेटिकोड की तीनों लेयर्स होंगी। जबकि जो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट यहाँ से राइज करता है हेज़लबैग ट्रायंगल से। ठीक है, और ये मीडियल टू दी ये एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है ना इसके मीडियल होगा और जो इनडायरेक्ट है उनके लेटरल होता है। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ जो है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास करता है, यानी डीप से पास नहीं करता। और इसमें जो है ना सिर्फ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होता है, बाकी लेयर्स नहीं होती। और ये ज़्यादा कॉमन ओल्डर मेल्स में होता है क्योंकि उसमें जो है ना एक्वायर्ड वीकनेस हो जाती है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया की। उसके बाद एक होता है हमारे पास फेमरल हर्निया। फेमरल हर्निया में क्या होता है कि फेमरल कैनाल जो है ना वहाँ से प्रोट्रूड कर जाता है, जो इंटेस्टाइन्स है ना वहाँ से प्रोट्रूड कर जाती हैं और ज़्यादा कॉमन ये फीमेल्स में होता है, लेकिन ओवरऑल जो है ना इंक्वाइनल हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है और ये इनकार्सरेशन और स्ट्रैंगुलेशन के साथ ज़्यादा इसके प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं जीआईटी के रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। अब इसमें हमने इसको ऐसे याद करना है कि जो मोस्ट ऑफ दी ये हार्मोन्स है ना ये सिक्रीट होते हैं अपर पार्ट ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन से, एक्सेप्ट दी गैस्ट्रिन, क्योंकि गैस्ट्रिन जो है ना वो स्टमक से भी रिलीज़ होता है। और इसमें एक बात याद रखनी है कि सारे जो ये सिक्रीशंस है ना ये एंटी स्टमिक होती हैं, यानी सब ने स्टमक की सिक्रीशन को कम करना होता है एक्सेप्ट गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है ना सिर्फ उसने स्टमक की सिक्रीशन को ज़्यादा करना होता है। अब सबसे पहले गैस्ट्रिन है जो कि स्टमक से आ रहा है मेनली और ड्यूडेनम से भी आ सकता है। अब इसने सिक्रीशन को भी ज़्यादा करना है, मोटिलिटी को भी ज़्यादा करना है स्टमक की, और म्यूकोज़ा की ग्रोथ को भी ज़्यादा करना है। और ये उन चीज़ों से ज़्यादा होगा जिन्होंने जो है ना मतलब कि जिसमें ज़्यादा सिक्रीशंस की ज़रूरत होगी, जैसे कि अगर डिस्टेंशन हो गई है या स्टमक में एसिडिक अल्कलाइन पीएच हो गई है या वेगल स्टिमुलेशन है। और ये जो है ना ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम गैस्ट्रिनोमा भी कहते हैं। इस वजह से उसमें जो है पेप्टिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सोमेटोस्टेटिन, इसको हम यूनिवर्सल इनहिबिटर कहते हैं क्योंकि इसने जो है ना वो सारी बाकी जो भी हार्मोन्स हैं ना उनकी सिक्रीशन को कम करना होता है और इसके साथ साथ इसने अपनी सिक्रीशन को भी कम करना होता है। ये मेनली जो है ना वो पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है। अब इसने सबकी सिक्रीशन को कम कर दिया, स्टमक की भी, पैंक्रियास की भी, गॉल ब्लैडर की भी और इंसुलिन की भी। और ऑब्वियसली जब एसिड ज़्यादा होगा तो ये उसको कम कर देगा और वेगल स्टिमुलेशन से ना ये कम होगा। और ऑक्ट्रियोटाइड इसका एक एनालॉग है, ये हम हर उस कंडीशन में देंगे जिसमें जो है वो सिक्रीशंस या कोई भी हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो रहा होगा, जैसे एक्रोमेगाली और वीआईपीओमा। उसके बाद कोलिसिस्टोकाइनिन हमने ऐसे याद करना है कि कोलिसिस्टो का मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर और काइनिन मूवमेंट, मतलब कि इसने जो है ना गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, ड्यूडेनम से रिलीज होगा
गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और एक इसका नाम होता है पैंक्रियोजाइम। पैंक्रियोजाइम इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसने पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को ज़्यादा करना होता है, और इसके अलावा इसने भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम ही करना होता है, और ये फैटी एसिड से जो है इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है। उसके बाद सिक्रीटिन सिक्रीटिन भी ड्यूडेनम से रिलीज़ हो रहा है सेल से। उसका जो मेन काम है ना, इसने बाइकार्ब और वाटर सिक्रीट करना होता है पैंक्रियास से, ठीक है। और इसने भी जो है ना गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करना है, और इसने मेनली जो है ना एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो जब एसिड ज़्यादा होगा तो इसकी सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ये भी ड्यूडेनम के सेल से रिलीज़ हो रहा है, और इसने क्या करना है, इंसुलिनोट्रोपिक है ना, तो इंसुलिन की रिलीज़ को ज़्यादा करना है। और इसका दूसरा नाम होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यानी कि इसने गैस्ट्रिक की सिक्रीशन को कम करना होता है। और इसमें एक बात याद रखनी है कि अगर हम ओरल ग्लूकोज दें और एक को हम दें आईवी ग्लूकोज, तो जिसको ओरल ग्लूकोज देंगे ना उसमें इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। उसकी क्या वजह है, क्योंकि उसमें ये हार्मोन सिक्रीट होगा, और ये जो है फिर इंसुलिन सिक्रीट करेगा। उसके बाद मोटिलिन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है, और इसने जो है मोटिलिटी ज़्यादा करनी होती है। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो है, इसने जो है ना स्मूथ मसल्स की जो है ना रिलैक्सेशन करनी होती है, और साथ साथ इसने जो है ना वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन का भी ज़्यादा करना होता है। और इसमें एक सिंड्रोम हमने याद करना है WDHA, यानी कि वाटरी डायरिया, हाइपोकलीमिया और एक्लोरहाइड्रिया। मतलब कि सिक्रीशंस अब ज़्यादा हो रही हैं, और दूसरा इसमें जो है स्मूथ मसल की भी रिलैक्सेशन है, तो इसकी वजह से वाटरी डायरिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी ज़्यादा सिक्रीट होंगे, इसमें हाइपोकलीमिया होगा, और तीसरा एसिड की सिक्रीशन का भी काम करेगा, तो एक्लोरहाइड्रिया होगा। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड ने स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करानी है, और ग्रेलिन ने जो है वो एपिटाइट ज़्यादा करवानी है। उसके बाद हमारे पास है GIT के सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब पैराइटल सेल्स जो है ना वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। गैस्ट्रिक एसिड ने पीएच कम करनी है, और इंट्रिंसिक फैक्टर ने B12 के साथ बाइंड करना होता है, जो कि फिर बाद में टर्मिनल हाइलियम में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसकी जो सिक्रीशन है हिस्टामिन और वेगस स्टिमुलेशन से और गैस्ट्रिन से ज़्यादा होगी, और सोमेटोस्टेटिन से कम होगी। और अगर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो गई है पैराइटल सेल्स की, तो उसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद जो स्टमक के चीफ सेल्स हैं ना वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिन। ये सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में, और फिर वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसका मेन काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन, और ये भी वेगस स्टिमुलेशन से और लोकल एसिड से ज़्यादा होता है। उसके बाद है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट म्यूकोजल सेल से और ब्रूनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और इसने जो है ना न्यूट्रलाइज करना होता है एसिड को, न्यूट्रलाइज करता है, और ये ज़्यादा होता है बाय द पैंक्रियाटिक एंड बिलियरी सिक्रीशन। अब इसमें उन्होंने ना स्टमक के डिफरेंट सेल्स दिखाए हुए हैं कि किस पार्ट में कौन सा सेल होता है और वो क्या रिलीज़ करता है। सबसे पहले ये जो है ना इसकी बॉडी, इसमें ये है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स HCl सिक्रीट कर रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कर रहे हैं। चीफ सेल से आ रहा है पेप्सिनोजन। उसके बाद ये है एंट्रम। एंट्रम में जी सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रिन रिलीज़ कर रहे हैं, और फिर वो HCl सिक्रीट कर रहा है, और इसका मेन इफेक्ट होता है थ्रू ECL सेल्स। पहले ये ECL सेल्स को स्टिमुलेट करता है, वो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं, और फिर वो आगे जाके HCl सिक्रीट करता है। उसके बाद डी सेल्स सोमेटोस्टेटिन रिलीज़ करते हैं। उसके बाद ड्यूडेनम में आई सेल्स कोलिसिस्टोकाइनिन जो कि गॉल ब्लैडर कंट्रैक्शन कराते हैं। एस सेल से सिक्रीटिन, मेन काम जिसका होता है बाइकार्ब सिक्रीशन। और जो के सेल से ना गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड रिलीज़ होता है, जिसने इंसुलिन को सिक्रीशन को जो है ना वो करना होता है ज़्यादा। और बाकी हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में।